नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। हार्ड कहीं का नहीं है। हार्ड क्या होता है? हार्ड कुछ भी नहीं। हार्ड कुछ नहीं है, बोझिल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। हार्ड कुछ भी नहीं होता। आपको तो शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या होता है? शिक्षा का मतलब होता है ग्रहण करना किसी भी चीज। नहीं और सब, और हाँ और सब क्यों ओवरऑल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आपको मजदूर तैयार के रूप में के लिए तैयार किया जाता है कि आप कंप्लीट एक लेबर तैयार हो जाएं। अब अगर आप शुरू से ही स्पेशलिस्ट हो जाएंगे तो उस क्षेत्र विशेष में आप माहिर हो जाएंगे ना, फिर आप दूसरे के पास क्यों जाएंगे नौकरी करने के लिए। और मैकाले ने इसीलिए इस तरह का डिजाइन करके आपको तैयार किया कि आप पढ़े लिखे तो होंगे लेकिन पेट के लिए उस पर निर्भर होंगे। अधूरा सब कुछ का नॉलेज होगा आपके पास। आधा आप फिजिक्स जानते होंगे, आधा आप ज्योग्राफी जानते होंगे, आधा आप इकोनॉमिक्स जानते होंगे, सब कुछ आधा आधा जानते होंगे, पूरा कुछ भी नहीं जानते होंगे। क्योंकि जिस दिन आप पूरा जान जाएंगे उस दिन आप उसके पास क्यों जाएंगे। फिर पहले आपके यहाँ जो शिक्षा पद्धति था वो आपके गुण को देख करके उसी शिक्षा को दिया जाता था जो आप में गुण होता था। जैसे आप मान लीजिए बहुत कुटिल प्रवृत्ति के हैं, बचपन से देखा गया कि बहुत चालाक है, शातिर है, तो आपको शिक्षा दिया जाता था गुप्तचर का, आपको शिक्षा दिया जाता था डिप्लोमेसी का, पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ाया जाता था। अब आपको बचपन से देखा गया कि आपके अंदर योद्धा वाला प्रवृत्ति है, जुझारू है, तो आपको युद्ध विद्या सिखाया जाता था। तो आप देखिएगा बहुत अच्छा था। बस बहुत अच्छा था, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था। वो सब के सब आपके गुणों के आधार पर उसको निखारा जाता था और उससे आप प्रखर होकर के आगे आते थे और समाज को कुछ देते थे। इसीलिए कभी कोई बेरोजगार नहीं होता था। इसीलिए तो मैकाले ने 1935 में, हम आपको कई बार बोले कि 1935 में 1835 में मैकाले ने पार्लियामेंट में बोला इस बात को कि भारत को हम कदापि गुलाम नहीं बना सकते हैं, चाहे हम कितना भी आर्मी लगा दें, कितना भी सेना लगा दें। हमको उसको गुलाम करने के लिए उसका शिक्षा पद्धति को, यानी कि उसके कल्चरल प्रैक्टिस को खत्म करना पड़ेगा। और भारत का कल्चरल प्रैक्टिस यानी उसमें शामिल शिक्षा भी है, इतना मजबूत था कि इसको खत्म करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। तो इसीलिए इसको हटाया गया। इसीलिए आप कल्पना कीजिए कि आज समाज का वो वर्ग जिसको हम लोग अलग थलग मानते हैं, पिछड़ा मानते हैं, वो सब के सब अपने समाज को लीड करता था। उसमें उस विशेष गुण का वो माहिर व्यक्ति था और इसलिए उसका समाज में प्रतिष्ठा था। आपको याद होगा वैदिक पीरियड के 12 रत्निन, जो 12 मंत्री था, कोई लोहार था, कोई सोनार था, कोई बढ़ई था। वैदिक पीरियड इतिहास में हम पढ़े थे तब बताए होंगे। तो वो सब रत्न थे समाज के और वो अपने जाति विशेष कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे और उससे उम्मीद किया जाता था कि आप उस क्षेत्र विशेष में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और समाज को देंगे। आज वही काम मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं और आप उनके यहाँ जाकर के नौकरी कर रहे हैं। पाटा जूता बना रही है चमड़े का, आप उसके यहाँ टाई बेल्ट पहन करके और MBA करके जाकर नौकरी कर रहे हैं। जो काम लोहार करता था अब वो टाटा कर रहा है। हाँ, मोची नाम का एक ब्रांड है, इंडिया में एक ब्रांड है मोची। लेकिन अब करने में जाइए, अभी आप किसी नाई के बच्चे को कह दीजिए कि अपना तुम सैलून खोलो, नहीं चलाएगा, उसको नौकरी चाहिए। लेकिन जावेद हबीब तो ये तो वो आज चैन बना करके स्टार बना हुआ है, उसके पास आपको जाने के लिए, उससे दाढ़ी बनाने के लिए उसको नंबर लेना पड़ेगा, टोकन कटवाना पड़ेगा। सोचिए, तो आपकी जो जाति व्यवस्था था या जो सिस्टम था, इस पे कुठारघात किया गया है जानबूझ करके। आप कल्पना करो ना कि क्यों नहीं इससे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले कभी सांप्रदायिक या जातिगत मतभेद हुआ समाज में? कभी कोई जाति एक दूसरे के जाति के अस्तित्व पर क्यों नहीं सवाल उठाया? उसी समय बगावत होना चाहिए था, विरोध होना चाहिए था। अक्सर लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने इसको थोप दिया। अरे यार, ब्राह्मणों ने मान लो थोप दिया तो आप लोग नहीं मानते, आप कास्ट सिस्टम नहीं मानते, जहां मन करे वहां विवाह कर लेते, क्या दिक्कत था?
लेकिन आप भी उस चीज को मानते थे, उसको फॉलो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आप सुरक्षित महसूस करते थे, आप उसमें पारंगत होते थे, और आप नहीं चाहते थे कि उस पेशा में कोई दूसरा आए, और इसी से वो जाति बना था, और इसी चीज को तोड़ा गया। अब मान लो सभी लोग स्पेशलिस्ट थे, सब अपने अपने समाज के स्पेशलिस्ट लोग थे, तो स्वाभाविक है कि उनका हमेशा कद्र होगा। आप कल्पना करो, कोई भी गांव में जाओ, जाकर के देखो, किसी की भी गांव में आप जाकर के देखेंगे तो हर एक गांव में हर एक जाति के एक एक घर, दो दो घर होता था, तब जाकर के वो गांव कंप्लीट होता था, तब जाकर के वो गांव कंप्लीट होता था। हमारे यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, लेकिन मतलब 500-500 घर का गांव है ब्राह्मणों का, लेकिन आप अभी तो थोड़ा उनकी जनसंख्या बढ़ गई है, नहीं तो उनको बसाया गया था, एक एक घर, दो दो घर, तीन तीन घर, इस तरह से थे। आप चाहिए, आपका जो खेती का सिस्टम है, खेती का सिस्टम है, उस खेती का सिस्टम में उठा करके देख लीजिए कि अन्न होगा तो अन्न का कितना हिस्सा ठाकुर को जाएगा, कितना हिस्सा धोबी को जाएगा, कितना हिस्सा लोहार को जाएगा, कितना बड़ा, सबको दिया जाता है, बांटा जाता है, और सबका अपना अपना महत्व था। सोचो, अगर लोहार नहीं होता तो हल कौन बनाता, बढ़ाई नहीं होता तो कौन बनाता? तो हर एक जाति का अपना अपना महत्व था। इसीलिए आपके यहाँ जितने भी कर्मकांड किए जाते हैं, सामाजिक कर्मकांड, उसमें हर एक जाति की अपनी भागीदारी और अपनी महत्ता होती है। आपके जन्म से लेकर के श्राद्ध तक हर एक जाति का योगदान होता है। कल्पना करके देख लीजिए, आप शादी का ही एक ओकेजन ले लीजिए, देखिए उसमें कौन सा जाति का योगदान नहीं है। जब तक से धोबी नहीं धोएगा दुल्हन का साड़ी, तब तक से अथी नहीं होगा। जब तक से चमार आके अंगना में ढोल नहीं पीटेगा, तब तक से शुभ नहीं होगा। जब अछूत था तो उसको घर में क्यों ढुका करके आदमी ढोल पिटवाता? जब तक से ढोल का पूजा नहीं होगा, चमार का, चमड़े का ढोल का पूजा नहीं होगा, तब तक से मालो नहीं गड़ाएगा। जब तक से डूम खा के नहीं जाएगा मरनी में, तब तक से उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, डोम चलो ना, मरने के समय में जब तक से डोम आकर के खाएगा नहीं, महाराज कहलाता है, महाराज वो आके खाएगा नहीं, तब तक से आपकी पुरखा का या उस मृत आत्मा को से ये नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो हर एक जाति का अपना योगदान है, लेकिन ये चीज को बाद में, विशेष करके आजादी के बाद और बढ़ा दिया गया, इसको पॉलिटिकल इशू बना करके। आप एक और बात समझ लो, ब्राह्मणों का काम प्रॉपर्टी का काम कभी नहीं था, कभी ब्राह्मण पैसा संपत्ति के लिए नहीं रहा। ये प्रॉपर्टी जिसका था वो था सबसे निम्न क्लास का जो व्यक्ति था, जिसको आज हम एससी क्लास कहते हैं, शूद्र क्लास। ये भूमि उसी का था, भूमि का स्वामी वही था। क्यों? क्योंकि वही खेती का काम करता था। ब्राह्मणों के लिए हल छूना पाप के बराबर था, हल कभी ब्राह्मण छू नहीं सकता है। तो भूमि का असली स्वामी होता था शूद्र, जो आज भूमि विहीन है, जिसके पास भूमि नहीं है। अब पहले संपत्ति का प्रतीक हो गया था भूमि, अब संपत्ति का प्रतीक पहले नहीं था। ये ब्रिटिशर्स के काल में इसको निजी संपत्ति बना दिया गया। पहले ये भूमि निजी संपत्ति होता ही नहीं था, पहले राज्य की संपत्ति होती थी। आपको खेती करना है, राज्य के पास जाइए, राज्य आपको दे देगी, जाइए खेती कीजिए, लगान अपना चुकाते रहिए। इसीलिए कभी भी संपत्ति का, प्रतिष्ठा का प्रतीक भूमि नहीं रहा। लेकिन जब से ब्रिटिशर्स आए तो उनको तो चाहिए था भाई लूट, तो उन्होंने भूमि को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया और जमींदारों को दे दिया। क्यों भैया? अब वो क्यों प्रॉपर्टी इसको लेने लगे? क्योंकि वो लोग का भी जमींदारी छीन गई, वो लोग का भी जो प्रतिष्ठा था अंग्रेजों के द्वारा छीन लिया गया, तो वो भी बेरोजगार हो गए थे। दूसरी ओर शहर में जो काम करने वाले शिल्पकार वर्ग था, वो भी अंग्रेजों के आने की वजह से बेरोजगार हो गया था। आपको तो इकोनॉमिक हिस्ट्री पर पढ़ा ही है कि कैसे कैसे इकोनॉमिक सिस्टम को ब्रेक किया गया। तो वो लोग गांव चले गए भाग करके, बेरोजगार लोग, और भूमि के लिए खेती करने लगे, उसी पर निर्भर हो गए जीवन यापन के लिए। दूसरी ओर जो ऊपर का वर्ग था, जो बेरोजगार हुआ था, उनको भूमि का स्वामी बना दिया कि भाई आप वसूल करके दीजिए। अब यहां से वो निजी संपत्ति बन गया। अब वो वर्ग जो भूमि का स्वामी था, अब उसको भगाया जाने लगा, क्योंकि जो जमींदार था उसकी प्रॉपर्टी बन गई अब ये।
यहां से डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ है। उससे पहले कभी आपको क्लास वॉर नहीं मिलेगा, इतिहास का किसी पन्ने में नहीं मिलेगा, आप खोज करके देख लीजिए। जाति के आधार पर लड़ाई कभी नहीं मिलेगा। जाति के आधार पर लड़ाई जो शुरू हुआ ब्रिटिशर्स के काल से शुरू हुआ। धर्म के नाम पे लड़ाई हुआ हिंदू मुस्लिम, लेकिन मुगलों के समय में भी 9 मुसलमान जो थे, जो अब कन्वर्ट होकर के बने थे। यहाँ के तो 99% आबादी भारत और पाकिस्तान के हिंदुओं की ही थी, हिंदू ही मुस्लिम बने थे। तो इसलिए वो कभी भी हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे, क्योंकि 1-2 पीढ़ी पहले उनका भी पूर्वज हिंदू ही थे। तो वो लड़ाई नहीं था, असली लड़ाई यहां से शुरू हुआ जब ब्रिटिशर्स आए, और ये अलगाव सेपरेशन समाज में शुरू हो गया, और बाद में इसको और विकृत किया गया। एक तो नीम चढ़ा, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, वो कराया गया अंग्रेजों के द्वारा इसको कमजोर करने के लिए। तो आपके इकोनॉमिक प्रैक्टिस छीन लिया गया, आपके एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया, जिससे पढ़ करके आप स्पेशलिस्ट बनते थे। आप कल्पना करो ना उस समय के लोहार का, कि उस समय का लोहार का ढाला हुआ महरोली का स्तंभ, या उस समय का कोई भी चीज, लोहे का काम, सोने का काम, बिल्डिंग जो बनाया गया है शिल्पकारों का, हजारों साल पहले का बिल्डिंग इमारत है, जस के तस पड़ा हुआ। सोचो कितने स्पेशलिस्ट लोग थे। आप किसी साउथ के मंदिर में चले जाओ, जाकर के देख लो, कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र में, जाकर के देख लो, उसमें किस वर्ग का कलाकृति नहीं है। सोनार का भी कलाकृति है, लोहार का भी कलाकृति है, राजमिस्त्री का भी कलाकृति है, हर एक मिस्त्री का कलाकृति है, जो अद्भुत अनोखा था। सोचो उसको तोड़ा गया, तब जाकर के आज हम ऐसा हुए। अगर वो सब नहीं तोड़ा गया होता तो अंग्रेज उतना दिन नहीं टिकते, आप उनको टिकने ही नहीं देते, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट थे, उससे आपको कोई मतलब नहीं था उनके से। लेकिन आपके सबसे पहले पेट पे लात मारा गया, आपके इकोनॉमिक सिस्टम को तोड़ा गया, और उसके बाद भी जब आप कमजोर नहीं हुए तब आपके एजुकेशन सिस्टम को तोड़ा गया, और उसके बाद भी नहीं तोड़े, खत्म हुए तो जाति पाति ले दिया गया, विशेष करके 1857 के बाद से। और मंदिरों में हम कहते हैं कि मंदिरों में जाना वर्जित था, मंदिरों में पहले नहीं वर्जित था। आप गूगल, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप सर्च करके देख लीजिए। मंदिरों में सबके लिए जाना वर्जित है, जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब बकवास है। सब कोई जाता था मंदिर, वही मंदिर बनाते थे, वही मूर्ति बनाते थे, उनको जाने का इजाजत नहीं था। वही आके कुआं खोदते थे, वो कुआं का पानी नहीं पीते थे, कुआं का ब्राह्मण खोदता था, वही वर्ग आकर के खोदता था, वही खेती करके देता था, और उसका छुआ हुआ आदमी खाना नहीं खाता था। ये सब बकवास है। नो डाउट कुछ वर्ग था जिसको अंत्यज माना जाता था, छुआ अछूत माना जाता था, वो आज भी माना जाता है। उस तरह के लोगों को आज भी माना जाता है जो उस तरह का काम करता है, जिससे लगता है कि गंदगी है, बीमारी फैलेगा। उस समय भी था, आज भी है। कोरोना काल में क्या हुआ है, उस समय बहुत सारे लोग अपने परिवार के लोगों से ही दूर रहते थे, जिसको हो जाता था, तो वो अलग चीज था। तो इसको डाला गया, इम्पोज किया, प्लांट किया गया। आपको पता है दक्षिण में, किसी दिन बताएंगे दक्षिण का एक कहानी, दक्षिण भारत का एक हम किताब में पढ़े थे, आजादी से पहले भारत कैसा था। उसमें बड़ी अच्छा चीज दिया हुआ था, बहुत विस्तार से, कि साउथ में जो कोई भी जाति जो अपने कार्य में हस्तगत होता था, कुशल होता था, सिद्धहस्त होता था, वो हर एक व्यक्ति को पंडित कहा जाता था। अगर आप नाई हैं और आप अपने कार्य में कुशल हैं, स्पेशलिस्ट हैं या शार्प हैं, तो आपको भी पंडित ही कहा जाता था। अगर आप बढ़ई हैं, अगर आप सुनार हैं, अगर आप लोहार हैं, या अगर आप कहार हैं, या जो भी कम कास्ट के अपने कार्य में दक्ष थे, तो आपको पंडित कहा जाता था। क्यों पंडित कहा जाता था पता है? क्योंकि आप अपने उस योग्यता को या अपने उस गुण को दूसरे को सिखाते थे, अपनी आने वाली पीढ़ी को उस ज्ञान को हस्तांतरित करते थे, इसीलिए आपको पंडित कहा जाता था। और पंडित का मतलब ही होता है ज्ञानी, पारंगत, और उस ज्ञान को अपने पास रखना नहीं, दूसरे को हस्तांतरित करना। इसीलिए जो पारंगत होता था, जो स्पेशलिस्ट होता था, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको पंडित ही कहा जाता था। अब प्रॉपर एक ढांचा बना हुआ था,
हर एक गांव अपने गुरुकुल को दान देता था और उसमें ये सारे लोग उसमें पढ़ाते थे। कुम्हार कम्युनिटी का जो कुशल व्यक्ति है वो मिट्टी का बर्तन बनाने का काम उसमें पढ़ाता था। जो बच्चे को अपने उसकी कम्युनिटी का अगर बच्चा है और ये काम वो शिक्षा देता था। अब गुरुकुल में आप जाकर के वहां पे देखोगे तो सबसे ज्यादा जो अपीयरेंस है वो इसी वर्ग का है। ऊपर वर्ग के लड़के बहुत कम है गुरुकुल में, सबसे ज्यादा यही लोग हैं। और उसमें हर एक कम्युनिटी का जो पंडित होता था वो आकर के वहां शिक्षा देता था, अपने गुणों को बताता सिखाता था, ताकि आगे आने वाला कम्युनिटी काम करे। आज अगर हमारा सर्विस सेक्टर, ये जो बैंक, बीमा, इंश्योरेंस, लंड फंड जो आ गया है, ये सब अगर हटा दिया जाए तो काम तो हम पहले वाला ही कर रहे हैं आज भी, जो पहले किया करते थे। नाम सिर्फ बदल गया है। आज हम वही काम करने के लिए टाई पहन के, कोट पहन के जाते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट में जाकर के जॉब करके देखो ना, आपको इतना गिल्टी महसूस होगा, इतना गिल्टी महसूस होगा। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो खैर तो उसमें मजा आएगा, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा पढ़ लिख गए हैं तो आपको अनुभव होने लगेगा। इसीलिए कोई भी देखना, सिविल सर्विस का जो लड़का तैयारी कर लेता है वो प्राइवेट सेक्टर में जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको अनुभव हो जाता है।